नमस्कार, मैं हूं डिम्पी कालरा और इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। ये खास बुलेटिन रविवार को इस वजह से है, जो तस्वीर आप मेरे साथ में लगी हुई दिख रही हैं वो है राकेश झुनझुनवाला। कौन था ऐसा मार्केट का जो इनको नहीं जानता था? कौन था ऐसा बाज़ार से जुड़ा हुआ जो इनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी तरह से कनेक्ट नहीं था? कौन था ऐसा जो इनसे एक प्रेरणा अपना नहीं इनको मानता हो, चाहे वो ट्रेडिंग समझता हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो जिंदा दिली इनकी देखनी हो, चाहे इनका बिल्कुल डाउन टू अर्थ वाला नेचर देखना हो, चाहे भारत को लेकर भरोसा हो। ये कुछ एक ऐसी छवि थी जो एक ही आदमी के अंदर आपको दिखती थी। आज सुबह मार्केट जगत के लिए एक ऐसी खबर लेके आई जिसने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया। क्या कारोबारी, क्या राजनीतिक, क्या कॉर्पोरेट जगत के लोग सभी एक सकते में रह गए। आज सुबह 6:45 पर मार्केट के हीरो कहे जाने वाले, मार्केट के स्टार इन्वेस्टर कहे जाने वाले, इस इन्वेस्टर कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने आखिरी सांस ली और सत्ता के गलियारों से लेकर कॉर्पोरेट जगत के बीच में सब में एक शोक की लहर चली गई। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी तबीयत खराब चल ही रही थी, लेकिन एकाएक 5,000 से 5 अरब की संपत्ति बनाने वाले राकेश झुनझुनवाला इस तरह से चले जाएंगे, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। राकेश झुनझुनवाला ने आज सुबह ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। तो शेयर मार्केट के बिग बुल कैसे बने, ये आप पूरे ग्राफिक्स के ज़रिए देख पा रहे थे। आज सुबह से ही जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे या जो लोग हमारे साथ बात कर रहे थे, उन सब ने अपनी संवेदनाएं या ये मैं कहूँ कि अपना उनसे कैसे जुड़ाव था वो हमारे साथ साझा किया। बहुत सारे लोग आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पंकज मुरारका, कुंज बंसल, दिपिन मेहता, देवीना, ए बाला हमारे साथ, तेज शंकर शर्मा से हमने आज सुबह बातचीत की थी, अजय श्रीवास्तव, सुनील सिंघानिया, ये सब वो मार्केट के वेटरन्स हैं जिन्होंने राकेश के साथ काफ़ी दिनों तक काम भी किया, उनसे जुड़े भी रहे, उनसे गाए बगाए किसी न किसी तरीके से कनेक्ट रहे। तो इन सब का एक ही कहना था कि ऐसा इंसान मिलना वापस मुश्किल है, एक जो क्षति हुई है इसको भर पाना काफ़ी मुश्किल है। खैर, अभी की जो तस्वीरें हैं, सीधा तस्वीरें इस समय क्या कह रही हैं, उनका अंतिम संस्कार कब होगा आज, क्योंकि उनकी कई रिश्तेदार जो विदेश में रहते हैं, क्या वो समय पर पहुंच गए हैं? मेरी संवाददाता खुशबू तिवारी पल पल की जानकारी भी आपको दे रही हैं। खुशबू इस समय आपको तस्वीरों में भी दिख रही होंगी। खुशबू के पास चलेंगे और उनसे सारी डिटेल जानेंगे। और जो पीछे काफ़ी सारी भीड़ मैं देख पा रहा हूँ उनके पीछे खड़ी है, शायद वो ही लोग हैं जिनका सरोकार बहुत ज़्यादा था, तो उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए शायद उनके घर तक भी पहुँचे हैं। मैं वो तस्वीरें भी आपके सामने साझा करूँगा, लेकिन एक कहानी, एक पैकेज हमने आपके लिए तैयार किया है। पहले राकेश झुनझुनवाला के उस जीवन चरित्र को एक बार समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कोई उन्हें शेयर बाजार का जादूगर, मगर राकेश झुनझुनवाला की आखिरी सांस के साथ उनके ये नाम अब यादें बनकर ही रह गए हैं। कई दिनों से बीमार चल रहे राकेश झुनझुनवाला की तबीयत रविवार सुबह 6 बजे के आसपास खराब हुई तो उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका निधन हो गया। और इसी के साथ जीवन पूर्ण करने के बाद 62 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहकर अनंत यात्रा पर चले गए। इससे पहले झुनझुनवाला को 2 से 3 सप्ताह पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। वहीं उनके निधन की खबर से बाजार ही नहीं, देश दुनिया की हस्तियां भी हैरान हैं। उनके निधन पर पीएम मोदी, सीएम केजरीवाल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी,
एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई दिग्गज हस्तियों ने शोक जताया और ट्वीट कर अपनी दुख और संवेदनाएं व्यक्त की। ईटी नाउ स्वदेश की तरफ से भी राकेश झुनझुनवाला को भावभीनी श्रद्धांजलि। इस दुख की घड़ी में भगवान उनके परिवार को शक्ति दे। अब मैं सीधा आपको उस जगह पर ले चलता हूं जहां पे उनका पार्थिव शरीर इस समय रखा गया है। कुछ ही देर में पंचतत्व में वे विलीन हो जाएंगे। खुशबू तिवारी मेरी संवाददाता मेरे साथ हैं। खुशबू, आप सुबह से ही आप इस खबर को भी ट्रैक कर रही हैं। आप उनके घर पे भी थी, फिर बाद में आप हॉस्पिटल भी पहुंचे, फिर बाद में फिर घर पहुंचे। आप मेरे को ज़रा बताएं इस समय की यथास्थिति क्या है, घर वालों को दिलासा और संवेदना देने के लिए कौन कौन पहुंच रहा है। ये जो मैं पीछे आपके कुछ लोग देख पा रहा हूं, ज़रा इनके बारे में भी ब्यौरा दीजिएगा। ये वो कौन लोग हैं जो वहां पे पहुंचे हैं और अंतिम संस्कार किस समय होना है? जी बिल्कुल, आपने पहले ही एक लंबी चौड़ी फहरिस्त गिनाई थी जिसमें कॉरपोरेट और मार्केट से जुड़े कई दिग्गजों के नाम थे जो अंतिम दर्शन के लिए या परिजनों के साथ अपना शोक बांटने के लिए अपनी सद्भावनाएं साझा करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। उनमें बड़े नाम एन चंद्रशेखरन भी शामिल थे, टाटा सेंस के उदय कोटक आए थे यहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए, परिजनों से मिलने के लिए। और रमेश दमानी जो बीएससी के मेंबर हैं वे भी आए हुए थे। और इसके साथ ही विजय केडिया से लेकर अन्य कई बहुत सारे मार्केट के एक्सपर्ट से लेकर मार्केट के जाने माने चेहरे तो यहाँ मौजूद ज़रूर ही थे, लेकिन साथ ही बाहर एक ऐसी भीड़ भी है की जो उनके निवेशकों से या उनके जो निवेश के आइडियाज़ थे उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती थी। उनके फैसलों के आधार पे अपने फैसले भी लेती थी। यानी जो उनका एक बिग बुल जिस वजह से उनको कहा जाता था, वो बिग बुल का होने का कारण एक ये भी था कि उनके ऊपर जो ट्रस्ट था आम निवेशकों का वो भी बहुत बड़ा था। और उसकी वो वाली भीड़ भी यहाँ पे आपको ज़रूर पीछे देखने को मिल रही है। दरअसल पहले 5:30 बजे के करीब तकरीबन अंतिम यात्रा के लिए यहाँ से उनको ले जाना था, लेकिन अब क्योंकि उनके परिजन अभी फ्लाइट डिले के कारण यहाँ अभी मुंबई में पहुँच नहीं पाए हैं, तो हम उनके भी मालाबार घर वाले जो मालाबार मुंबई में जो घर है उसके सामने खड़े हैं। और अब जो उनकी अंतिम यात्रा है वो 10:30 बजे के आसपास होगी। यानी 10:30 बजे उनका अंतिम संस्कार अब तय किया गया है, जब उनके परिजन सभी लोग यहाँ पे आ चुके हों, उनके अंतिम दर्शन हो चुके हों और अपना शोक जता चुके, उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से शुरू होगी। हमने आपने बोला कि ब्रीच कैंडी हम सुबह उनके वहाँ से भी रिपोर्ट कर रहे थे। ब्रीच कैंडी में भी सुबह दरअसल देर रात के आसपास उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, हार्ट अटैक आया था और उस कारण उन्हें अस्पताल लेकर आया गया। और लेकिन जब तक उन्हें अस्पताल लेकर आया गया तब तक वे अंतिम सांस ले चुके थे, वे नहीं रहे थे। उन्हें जब तक अस्पताल आए ब्रीच कैंडी में तब तक उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। और उसके बाद 5:45 बजे के आसपास ये घटना हुई थी और तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर लाया गया था, जहाँ पे सभी लोग, चाहे कॉर्पोरेट दिग्गज के लोग हों या फिर आम जन लोग हों, वो भी उनके अंतिम दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे बाहर खड़े हुए लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग उनके अंतिम दर्शन का उनकी एक आखिरी झलक देखने के लिए यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनके जीवन में जो एक इन्वेस्टिंग का ज़रिया है, इन्वेस्टिंग का नज़रिया है, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला है। और उस मद्देनज़र भी हमें ऐसे लोग भी मिले जो सिर्फ मुंबई घूमने आए हुए थे, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि ऐसी घटना हुई है, ये शोक समाचार उन्हें प्राप्त हुआ, वे यहाँ पे मिलने के लिए या दिखने के लिए ज़रूर आए हैं कि ऐसे बड़े इन्वेस्टर जिसका नुकसान आज शेयर मार्केट को हुआ है, वो कौन थे, कैसे थे, उनका जो प्रभाव है जिद्दा दीदी का और जो सरलता का जो उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है, वो सबके मन में ज़रूर छिपी हुई है। ठीक है, एक बार मेरे को आप समय बता सकते हैं कि कब अंतिम संस्कार होगा? 10:30 बजे, जैसा कि हमने कहा कि 10:30 बजे यहाँ पे क्योंकि उनके परिजन पहले आने वाले थे, अभी तक वो नहीं आ पाए हैं, फ्लाइट्स में देरी हुई है, उस कारण से जो 5:30 बजे का समय था उसे आगे बढ़ाकर अब 10:30 बजे कर दिया गया है। ठीक है खुशबू, आप वहीं पे रहिएगा और अपना भी ध्यान रखिए और जैसे जैसे जो जानकारी होगी वो हम तक साझा कीजिएगा, वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक लेके आएंगे अंतिम संस्कार की। खैर, इस बीच आप एक बड़ा पैनल भी देख पा रहे हैं जो अपनी स्क्रीन पर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। वो ये सब लोग हैं जो किसी ना कहीं राकेश झुनझुनवाला से कनेक्टेड रहे, उन्होंने अपनी संवेदनाएं भी दी हैं। लेकिन इन पे हम जाएं, एक तस्वीर मैं आपके सामने एक बार वापस से साझा करूंगा। आप जो देख पा रहे हैं, आप विजय केडिया को और रमेश दमानी को इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और ये मिस्टर चटवाल हैं जो इंडियन होटल्स के एमडी हैं, तो आप इनको भी देख पा रहे थे तस्वीरों में। और थोड़ी देर में आपको तस्वीरों में टीसीएस के जो चेयरपर्सन है मिस्टर एन चंद्रशेखरन, वो भी आपको तस्वीरों में दिखेंगे। और साथ ही हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया खुद, क्योंकि वो पर्सनली भी काफ़ी कनेक्टेड रहे हैं राकेश झुनझुनवाला के, उनके तो इंस्पिरेशनल फोर्स भी थे वो काफ़ी, और वो भी
अब उनके अंतिम संस्कार पे हैं और उनके दर्शनों के लिए वो भी वहाँ पहुँचे हैं। ये आप देख पा रहे हैं टीसीएस के चेयरपर्सन एन चंद्रशेखरन और ये निकुंज टालमिया को भी आप अपनी तस्वीरों में इस समय देख पा रहे हैं। वो भी अंतिम संस्कार पे पहुँचे हैं और दर्शनों के लिए भी वहाँ पे पहुँचे हैं। खैर, हम राकेश झुंझुनवाला जिस बुलंदियों पर पहुँचे उनके लिए ये आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से इसको पा लिया, बल्कि अपनी मेहनत से, अपनी दूरदर्शिता से, अपनी रिस्क टेकिंग वाली एबिलिटी से 5,000 से आज 40,000 करोड़ का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। क्या थी इस महानायक का पूरा सफ़र, कैसे हुआ, एक बार तस्वीरों में और कहानी में हम आपके सामने रखते हैं। दुनिया के 440वें सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया के अरबपतियों में शुमार राकेश झुनझुनवाला, जिनके यहां तक पहुंचने का सफर बेहद ही दिलचस्प और संघर्षों से भरा रहा। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राकेश झुनझुनवाला के पिता इनकम टैक्स में थे और उन्हीं की वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे झुनझुनवाला ने कंपनियों के खातों का ऑडिट करने की बजाय दलाल स्ट्रीट की राह चुनी। पहली बार जब राकेश झुनझुनवाला ने शेयर मार्केट में पैसे लगाने का मन बनाया तो उनके पिता ने पैसे देने से साफ मना कर दिया और ये भी कह दिया कि वो अपने किसी रिश्तेदार से भी पैसे लेने की कोशिश न करें। लेकिन राकेश झुनझुनवाला को रिस्क से इश्क था। उन्होंने अपने भाई के एक क्लाइंट से पैसे लिए और वादा किया कि वो इस पर एफडी से ज्यादा रिटर्न देंगे और इसके बाद राकेश झुनझुनवाला ने खुद की कमाई और इन पैसों के 5,000 रुपए से दलाल स्ट्रीट में कदम रखा। साल था 1985 और यहीं से शुरू हुआ बिग बुल का सफर, जिसमें उतार चढ़ाव आने लगे। एक समय उन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर 43 रुपए के हिसाब से खरीदे और 3 महीने में ही 143 रुपए के हिसाब से ये शेयर बेचकर 5 लाख रुपए का मुनाफा कमा लिया। आने वाले 3 सालों में हजारों की उनकी कमाई लाखों और फिर करोड़ों में पहुंच गई, जिसने उन्हें शेयर मार्केट का बिग बुल बना दिया। और इस तरह 5,000 रुपए से शुरू हुआ राकेश झुनझुनवाला का सफर 40,000 करोड़ रुपए के पास पहुंच गया। वहीं राकेश झुनझुनवाला एक मिडिल क्लास फैमिली से भी आते हैं, वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनको मार्केट का ज्ञान विरासत में मिला था और इस विरासत को उन्होंने सिर्फ संजोया ही नहीं, बुलंदी तक पहुंचा ही नहीं दिया। लेकिन इन सब के बीच उनकी गृह गृहस्थी भी, जिनको वह हमेशा वक्त देते थे, आज झुनझुनवाला के निधन के साथ वो भी एक रिश्ता टूट गया। आइए एक आपको परिवार की झलक भी दिखाते हैं, कैसे वो परिवार के साथ कनेक्ट रहते थे। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद में हुआ था। पिता राधे श्याम जी झुनझुनवाला एक इनकम टैक्स अफसर थे। राजस्थानी परिवार में जन्मे राकेश की मां का नाम उर्मिला झुनझुनवाला था और एक भाई और उनकी 2 बहनें भी हैं। 22 फरवरी 1987 को उनकी शादी रेखा झुनझुनवाला से हुई। शादी के बाद कई वर्षों तक राकेश और रेखा को कोई संतान नहीं हुई और फिर 17 साल बाद 30 जून 2004 को उनके घर में लक्ष्मी आई, यानी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने निष्ठा रखा। साल 2009 में राकेश और रेखा के जुड़वा बेटों आर्यमन और आर्यवीर का जन्म हुआ। साल 2003 में राकेश झुनझुनवाला ने अपनी खुद की स्टॉक ट्रेडिंग फर्म रेयर एंटरप्राइज शुरू की। ये फर्म राकेश और उनकी पत्नी रेखा के नाम पर बनी। RA यानी राकेश और RE यानी रेखा झुनझुनवाला। हाल ही में शुरू हुई एविएशन कंपनी आकाशा में भी राकेश की पत्नी रेखा सबसे बड़ी हिस्सेदार हैं। राकेश और रेखा की आकाशा में कुल 85.97% हिस्सेदारी है। ET नाउ स्वदेश। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। जब आकाशा एयरलाइंस की आप तस्वीर स्क्रीन पर देख पा रहे थे, महज 10 दिन पहले ही आकाशा लॉन्च हुई और 10 दिन बाद उनके जो फाउंडर हैं यानी कि राकेश झुनझुनवाला, वो हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन साल 2003 से असल में कहानी शुरू हुई थी राकेश झुनझुनवाला के बियर से बुल बनने की। असल में साल 2003 में राकेश झुनझुनवाला ने टाटा ग्रुप की एक और कंपनी में निवेश किया था। इस शेयर में उनकी किस्मत ही बदल डाली। उन्होंने करीब 6 करोड़ शेयर 3 रुपये के भाव पर खरीदे, जिसकी कीमत आज करीब 2,000 रुपये है। लेकिन इससे पहले
राकेश झुनझुनवाला बुल नहीं थे, बल्कि वो बियर्स थे और बियर्स के मास्टर थे। तो बियर से बुल कैसे बने, आइए एक कहानी आपको और बताते हैं। शेयर बाजार की दुनिया में राकेश झुनझुनवाला को बिग बुल के नाम से जाना जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की तब बेयर के तौर पर दांव लगाते थे और तब जब हर्षद मेहता को बिग बुल कहा जाता था। झुनझुनवाला को शॉर्ट सेल का माहिर खिलाड़ी माना जाता था। उन्होंने शेयर बेचकर खूब पैसे बनाए हैं। 90 के दशक में स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम हावी था, लेकिन 1992 के बाद जब मेहता स्कैम सामने आया, उसके बाद राकेश झुनझुनवाला ने स्टॉक शॉर्ट करके मंदी में भी करीब 30 से 35 करोड़ रुपए की बड़ी कमाई की थी। उस दौर में दो गुट शेयर बाजार पर राज करते थे, बेयर और बुल। उन दिनों राकेश झुनझुनवाला का नाम बेयर ग्रुप में शामिल था, लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर से मार्केट का रुख भांप लिया और धीरे धीरे बुल और फिर बिग बुल बन गए। एक समय था जिस शेयर पर राकेश झुनझुनवाला हाथ रख देते थे, वो शेयर आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाता था। तो राकेश झुनझुनवाला के जीवन से जुड़े हुए सारे पहलू हम एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। एक पहलू ये भी होता है जब कोई आदमी 50 या 55 साल की उम्र को जैसे दहलीज को पार करता है तो उसके बाद उनकी रिटायरमेंट की बातें आने लगती हैं। लोग या तो पूछते हैं या तो बताते हैं अपनी रिटायरमेंट के बारे में। ऐसा कुछ फरवरी 2021 में रिटायरमेंट को लेकर राकेश झुनझुनवाला से बातचीत की हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर निकुंज डालमिया ने। अब मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही सुन लीजिए क्या पूछा गया और राकेश झुनझुनवाला ने यानी कि आरजे ने क्या जवाब दिया। Normally people start planning retirements at 60. Rakesh Jhunjhunwala has taken his biggest leverage bet after he turned 60. That's what you just shared with us. So no retirement plan, sir? Well, employees retire at 60, not businessmen here. Do you I am going to work until the last day of my life. has, You know what I pray to God? God, whenever you're going to take me, let me get up in the morning, do my yoga, have a lovely breakfast, come to the office, do some trading, do some investing. In the evening, go have 2 good drinks. Then you can take me. I'm sure, sir, God will give you a long life and we will wish for a long No, life. there's nothing about that. Life, death is a part of life. I'm not afraid of it. I don't know when it will come. I cannot predict it. I can model it, but I cannot know it. So it is inevitable. What is death? Death is permanent sleep. You know, my 9-year-old son, sometimes I read him comics and magazines about inspirational people. So if a comic book or if a book on Rakesh Jhunjhunwala's life has to start, how do you think it should start and how do you think it should end? Well, I haven't thought of all this, but surely that God give others the luck He has given me also. What are the 3 things you tell Nishta, Aryaman and Aryavir that they should not do those 3 things? Same sex, drugs, and cigarettes. I don't tell them it's a wish. And I want them to have integrity, education, independence, and the power to give. And their mother's nature and my brain. Also, it's been fascinating. I don't want to achieve, I want my children to do what they will enjoy in life. I don't think that wealth is the source of happiness. And I have a very different concept of a rich man. I think a rich man is one who feels he has more than he needs, then you're rich. So I don't want my children to be like me. I want them to do what they enjoy in life. And be responsible, be good citizens. तो आपने सुन लिया कि राकेश झुनझुनवाला खुद बकायदा ये कहते हुए कि ठीक है रिटायरमेंट तो खैर नहीं लेंगे, वो अपनी अंतिम सांस तक काम करेंगे। और इसका एक आपने नमूना देख ही लिया, जब आकाशा लॉन्च हो रही थी तो बाकायदा उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो तस्वीरों में आपको दिख रहे थे। भले बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनका जज्बा और जुनून उनके चेहरे से आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो एक कर्मयोगी की तरह जिन्होंने अपनी बात कही वो पूरी करके भी दिखाई। वहीं देश के पीएम जब किसी शख्स की तारीफ़ करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि वह सबसे अलग है। लेकिन राकेश झुनझुनवाला की प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार ही नहीं बल्कि कई बार उनके तारीफ़ों के पुल बांधे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को झुनझुनवाला पर इतना भरोसा था कि उन्होंने एक मुलाकात के बाद उनको वन एंड ओनली राकेश झुनझुनवाला तक कह दिया।
ये तस्वीर है 5 अक्टूबर 2021 की, जब राकेश झुनझुनवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने झुनझुनवाला के साथ एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वन एंड ओनली राकेश झुनझुनवाला से मिलकर खुशी हुई, जीवंत, अति दृष्टिपूर्ण और भारत को लेकर बहुत आशावादी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए ये भी कहा कि राकेश झुनझुनवाला भारत को लेकर बहुत बुलिश है, जो दिखाता है कि पीएम मोदी को उन पर कितना भरोसा था। यही वजह है कि राकेश झुनझुनवाला के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ की एक यादगार तस्वीर साझा कर उनके योगदान को याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राकेश झुनझुनवाला अदम्य थे, वो काफी मजाकिया और व्यवहारिक थे। वित्तीय दुनिया में उन्होंने अमिट योगदान दिया। वो भारत के प्रगति के प्रति भावुक थे। उनका जाना दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। बहरहाल कारोबारी जगत ही नहीं, देश का हर वर्ग राकेश झुनझुनवाला का मुरीद था, और यही वजह है कि आज सोशल मीडिया में राकेश झुनझुनवाला को श्रद्धांजलि देने का दौर जारी है। ईटी नाउ स्वदेश। खैर, जो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं और सारी तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, क्योंकि उनके घर पर इस समय काफ़ी लोग पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए। ये तस्वीरों में अभी आप देख भी पा रहे थे, और ये तस्वीर अभी भी आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपको विजय केडिया दिखेंगे, रमेश तिमानी दिखेंगे, मिस्टर चटवाल अभी आपको दिखेंगे, इंडियन होटल्स के मालिक भी पहुँचे हैं, और साथ ही एन चंद्रशेखरन जो कि TCS के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो भी वहाँ पे हैं। मिस्टर चटवाल आपको तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज टालवे भी वहाँ पे पहुँचे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए और साथ ही उनकी अंतिम यात्रा के लिए। हमारी रिपोर्टर बता रही थी कि रात को 10 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके भाई साहब हैं जिनको दुबई से आना था, वो थोड़ा लेट हैं, जिनकी वजह से उनके दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है। पंचतत्व में 10 बजे उनको विलीन कर दिया जाएगा। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए राकेश झुनझुनवाला एक ऐसी शख्सियत बन गए थे जिनसे वो हमेशा प्रेरणा लेते थे। उसमें से हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज टालमिया से आज हमने जब बातचीत की थी, वो काफ़ी भावुक थे इस बात को लेकर, और जब हम उनसे आज बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि ना केवल ये उनकी एक पर्सनल लेवल पे एक क्षति है, बल्कि उनके इंस्पिरेशनल फोर्स भी आज उनके साथ में नहीं है। लेकिन फिर भी लेजेंड्स कहीं जाते नहीं हैं, वो अपने प्रिंसिपल, अपनी बातों से हमेशा जिंदा रहते हैं। आज हमने सुबह जब निकुंज टालमिया से बातचीत की थी, तो उनका व्यक्तिगत घाटा कैसे हुआ, उनसे क्या प्रेरणा पाते थे, एक बार आप भी सुनिए। मैनेजिंग एडिटर निकुंज टालमिया इस बीच मेरे साथ स्टूडियो में है, और हम तस्वीरें निकुंज ये देख पा रहे हैं, जो सामने तस्वीरें आप उनके साथ थे, और मेरा तो बहुत लंबा अनुभव है आपको देखने का उनके साथ। और मैंने कई बार जब आपसे बात की, इन्वेस्टमेंट की, तो आप हर 5 मिनट में कहीं ना कहीं उनका एग्जांपल ज़रूर देते थे। वो इतने ज़्यादा आपसे कनेक्टेड थे, इतनी ज़्यादा छाप आपके साथ थी, तो आपका तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि आपके दिल को छू जाती थी, वो ऐसी चीज़ जो राकेश जी को सब लोगों से अलग कर देती थी? लेकिन अभी एक बहुत बड़ा पर्सनल लॉस है मेरे लिए। मैं राकेश झुनझुनवाला जी को 20 साल से ज़्यादा से जानता था। उनका जो राकेश झुनझुनवाला जी एक स्टॉक मार्केट लेजेंड थे, मगर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन बीइंग भी थे। यस। उनका जो अनुभव था, उनका जो बिग हार्ट एटीट्यूड था, वह जिस प्रकार से आपको हमेशा गाइड करते थे, जब भी मैं उनके पास गाइडेंस के लिए गया हूँ, जब हम यंग थे, जब मैं बॉम्बे नहीं शिफ्ट हुआ था, तो दिल्ली से बॉम्बे आने से पहले एक वो डिसीजन होता है कि आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो उनको मैंने फ़ोन करा, उन्होंने बोला बॉम्बे आओ, अगर स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना है, मीडिया में अपना करियर बनाना है, तो बॉम्बे से अच्छी जगह नहीं है। उनके स्टॉक मार्केट के जो रूल्स थे डिम्पी, उन्होंने रीडिफाइन करे थे। उनकी एबिलिटी जो थी एक बिग पिक्चर की, बिलीफ इन इंडिया, लुक एट वेयर द कंट्री इज हेडेड, वेयर व्हाट द एडवांटेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज एंड विल बी, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी।
मगर उसके साथ साथ उनका जो मार्केट का शॉर्ट टर्म नजरिया था वह भी काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तो अगर आप विश्व में देखें तो ऐसा शायद कोई इंडिविजुअल नहीं है जो कि एक इतना महान इन्वेस्टर रहा है Yes. और इतना शार्प ट्रेडर रहा है। वो हमेशा हमें कहते थे भैया मेरे माइंड के दो पार्ट हैं, एक ट्रेडर है एक इन्वेस्टर है और मैं दोनों को कंफ्यूज नहीं होने देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात ये डिम्पी की एक सेल्फ मेड मैन थे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला रखा दैट इंडिया पे कभी बेरिश मत होना। Yes. कुछ भी हो जाए वो इंडिया पे बेरिश नहीं थे। 2004 के अंदर मार्केट में भारी गिरावट आई जब मार्केट में जिस सर्किट लगा था। 2008 के अंदर मार्केट में भारी गिरावट आई जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे। कोविड के बाद मार्केट में भारी गिरावट आई, मगर उन्होंने हर बुरी खबर में इंडिया पे अपना बिलीफ कभी नहीं चेंज करा। ट्रांसपेरेंट थे, उनका पोर्टफोलियो ओपन में था। Yes. और जो ट्रेड करते थे अक्सर मीडिया पे आकर बताते थे। और वह लोगों को इंस्पायर करते थे। देखिए उन्होंने एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं थे, जो कि कई महान इन्वेस्टर्स हैं जिनके आज मैं नाम नहीं लूंगा, जो शायद बड़े समझदार इन्वेस्टर हैं, मगर उन्होंने आकर के लोगों को इंस्पायर नहीं करा। राकेश झुंझुनवाला जी हैज इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल। उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स को बोला आओ बिलीव रखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में आपका पैसा सेफ है, हिंदुस्तान के अच्छे दिन आए नहीं, हिंदुस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। तो एक कोई इंडिविजुअल को मैं जानता नहीं हूं जो दूसरों के बारे में इतना सोचता होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है डिम्पी। ये बात ही निकुंज आज हम कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके ये कहा कि वो बहुत ही अदम्य थे, उनमें दूरदर्शिता थी, पार्शियल बिल्कुल सारी चीज़ें अपने सामने रखते थे। और अभी सुनील भी यही बात कह रहे थे कि हमारे लिए वो भैया ही थे, हम सब के लिए बड़े भाई के साथ थे। जब भी हमको कोई कन्फ्यूजन होता था तो हम सीधा राकेश जी से बात करते थे और हमको बहुत अच्छी एडवाइस मिलती थी। एक और चीज़ जो आपने भी काफ़ी अनुभव किया होगा उनके साथ रह के, कि बहुत ही डाउन टू अर्थ थे, बहुत ही मिलनसार थे, आराम से सबको समय देते थे। अभी हमारे साथ शंकर शर्मा थे, वो कह रहे थे कि हमको देख के तो कोई कह भी नहीं सकता, अगर हम किसी पार्टी में जाएं तो लोग हमसे ये कह सकते हैं कि आप कुछ पैसे ले लीजिए घर जाने के लिए, इतने डाउन टू अर्थ रहते थे। तो आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा क्योंकि आप उनसे पर्सनली भी काफ़ी कनेक्टेड थे। तो ऐसी कोई चीज़ जो आपके दिल को छू जाती थी, जो आपको लगता है कि हाँ राकेश जी इसके लिए हमेशा मेरे मन में वो जीवित रहेंगे? देखिए उन्होंने मुझे और मेरे प्रोफेशनल पर्सनल करियर के अंदर मुझे हमेशा मेरा हाथ पकड़ के, जैसे सुनील जी कह रहे थे, उन्होंने हमेशा मुझे समझाया है, सिखाया है। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि उनकी जो सीख है वह मैं शायद अपने साथ रखूँ और आगे इम्प्लीमेंट करूँ। इंडिया विल मिस हिम बट वी विल नॉट फॉरगेट हिम। इंडिया में टुडे हैज़ लॉस्ट इट्स ओरिजिनल फोक हीरो ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट्स। मगर उनकी जो विजडम है, उनका जो टेम्पलेट है, उनकी जो उन्होंने जो हमें सिखाया है वह आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करेगा। बहुत कम लोग थे जो स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी ट्रांसपेरेंट थे, बहुत कम लोग थे जो इतनी दूरदर्शिता से आगे देखते थे, बहुत कम लोग को मैं जानता हूं जो स्टॉक मार्केट के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक बड़े इन्वेस्टर हैं। और उन्होंने सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला पूरी ज़िंदगी में अपनाया है कि भैया हिंदुस्तान पे कभी बैरिश मत हो। तो इंडिया हैज़ नेवर सीन अ चीयर लीडर लाइक दिस बिफोर, एंड आई थिंक आने वाले समय तक हो सकता है कि इतना बड़ा हिंदुस्तान का चीयर लीडर कभी नहीं आए। मतलब हम कह सकते हैं ना कि स्टॉक मार्केट के अंदर दो लेजेंड हैं, धीरूभाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस को लेकर के रीडिफाइन करा था स्टॉक मार्केट को, और दूसरा राकेश झुंझुनवाला। और ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग मार्केट में पैसा कमाते हैं, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स भी हुए होंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आम लोगों से अपने आप को कनेक्ट किया, वो सारी सीख दी, आज आप बिलीव नहीं करेंगे बहुत सारे कोट्स ऐसे हैं जो आज उनके इस दिवंगत होने के बाद सब लोग याद कर रहे हैं। वो हमेशा ये कहते थे कि जब भी बाजार के अंदर तेज़ी आएगी तो उससे पहले अंधेरा ज़रूर होगा, अंधेरा के बाद ही तेज़ी आएगी। ऐसे 3-4 कोट्स, ऐसे 3-4 चीज़ें जो आपके मन में हैं, आज आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, जो आपका भी निजी एक्सपीरियंस रहा उनसे मिलने के बाद। टिम्पी 20 साल 22 साल से मेरा उनसे नाता रहा है, तो ऐसी बहुत बातें हैं। एक कोई खास बात पे बोलना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा, बिकॉज इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम और बात करेंगे कि एक प्रकार के वो इंस्टीट्यूशन थे। फॉर एन इंडिविजुअल टू डू व्हाट ही इज डन, बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस मे हैव नॉट अचीव। जैसे हम बात करते हैं तो जो JP मॉर्गन ने अमेरिका में जिस प्रकार का इंस्टीट्यूट क्रिएट करा था, आई थिंक उतने बड़े ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं। इन्होंने पब्लिक पैसा कभी मैनेज नहीं करा, इन्होंने हमेशा खुद का पैसा मैनेज करा, इन्होंने कभी
कोई शॉर्टकट्स नहीं अपनाए। इन्होंने जो भी इन्वेस्ट करा काफ़ी ट्रांसपेरेंसी से इन्वेस्ट करा। और दिन भी एक सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है कि जब स्टॉक मार्केट में इन्होंने इन्वेस्ट चालू करा था, स्टॉक मार्केट में एक एग्जांपल वो मुझे बोलते थे, जब मैं स्टॉक मार्केट में आया था उनकी मदर बोलती थी भाई स्टॉक मार्केट में मत आओ बेटा, शादी नहीं होगी, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ प्लेस फॉर पीपल टू कम। आज जो स्टॉक मार्केट है उसकी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। आज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग और एसोसिएटिंग विद स्टॉक मार्केट इज समथिंग विच इज रिस्पेक्टेबल। तो उस समय स्टॉक मार्केट में आए थे वो कहते थे कि भारत में बिलीव करो चेंज होने वाला है, चेंज आने वाला है। वो देख पा रहे थे और हम महसूस कर पा रहे थे। पर एक बात तो है जी, इतना साधारण सरल सुलझ आदमी, मैं आज एक प्रोफेशनल एंकर के सिटिंग इन एन चेयर ऑफ एन प्रोफेशनल एंकर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इतने लोगों से मिलते हैं, सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं। मेरे से अक्सर लोग बात करते हैं कि हु इज़ वन पर्सन हु इज़ इंस्पायर्ड यू द मोस्ट in your life, who is one person whom you admire the most in your life, and I would always say it was Rakesh Jhunjhunwala and it will be Rakesh Jhunjhunwala। और ये मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए कितना बड़ा ये एक लॉस भी बहुत है, बड़ा पर्सनल लॉस है, एक पर्सनल लॉस भी है। और आपके लिए एक जो आपके प्रोफेशनल टीचर गुरु रहे, इंस्पिरेशनल फिगर रहे, आज वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन एक बात मैं निकुंज और भी देखूंगा, जो ये है कि कर्मयोगी के तौर पर भी रो रहे। आप देखिए 62 साल की उम्र थी, तबीयत खराब थी, लेकिन समय पर अकासा लॉन्च हुआ, समय पर सारी चीज़ हुई। लास्ट मोमेंट तक वो इस चीज़ से कभी हटे नहीं, कभी पीछे हटे नहीं, भले उनकी तबीयत खराब भी रही है। देखिए बीमार थे, मगर उनका जो एक जुनून था, जो उनके अंदर उत्साह था, जो उनके अंदर एक पैशन था, वो आखिरी दिन तक था। अकासा लॉन्च पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा आए। कोविड के अंदर जब वो बीमार थे, व्हीलचेयर पर थे, जब भी उनके अंदर इन्वेस्टिंग था। तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं कि एक इंसान के अंदर जो पैशन होता है वो काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी था। बिल्कुल। माय प्रेयर्स गो फॉर द फैमिली, वाइफ, 3 चिल्ड्रन, दैट भगवान उन्हें शक्ति दे उनके परिवार को टू कॉप अप विद द लॉस। उनकी याद आएगी, और उनकी बहुत याद आएगी, और हम सबको उनकी बहुत याद आएगी। वो बड़ी सोचते थे, मतलब आप समझिए कि जब 85-90 में जब शेयर मार्केट सेंसेक्स तो मेरे ख्याल से कितना कुछ 100 में होगा, तब भी उनकी ये सोच थी। मुझे कहते थे कि भाई साहब ये जो है ये मार्केट कहाँ जाएगा, ये किस तरह यहाँ की देश की प्रगति आपके हिसाब से होगी। क्योंकि मैं कई सालों से इंडस्ट्री में था, तो उस समय चर्चा होती थी। और शुरू से ही मुझे देखा कि उनका जो है वो नॉर्मली पॉजिटिव माइंड देखा मैंने। मतलब जो है हमेशा उनको लगता था कि भाई आगे बढ़ने के बहुत तरीके हैं। यूज टू थिंक बिग, एक जैसे विजनरी जिसको कहते हैं ना। तो जो शुरू के स्वभाव में मैंने देखा कि भाई इनका स्वभाव में बहुत आगे बढ़ने की है। और स्टॉक मार्केट में एनालिटिकल जो है उनकी वो एबिलिटी होती थी, सोचने की यही कोशिश करते थे कि किस कंपनी के किस बिजनेस में क्या काम अच्छा हो रहा है और उसमें कितना मैनेजमेंट कैसे हैं, प्रमोटर कैसे हैं, उन सब में उनसे चर्चा मेरी कई बार होती थी। तो खास बात मेरे को मतलब सब लोगों को समझनी चाहिए, उनसे जो सीखने की थी कि हर चीज में पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, एक एनालिटिक्स करो अच्छे से, और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना चाहिए। अगर कोई भी काम करें तो आदमी को बिना कन्विक्शन के नहीं करना चाहिए, किसी के कहने से नहीं, खुद के हिसाब से जब आदमी को समझ में आए। और वही चीज़ मैंने कई खूबियां उनमें मैंने देखी। राठी जी बात बिल्कुल ठीक है। और इसके लिए मैं आपको ये भी कहूँगा कि आपका जो लंबा एक्सपीरियंस रहा, उनसे भी आप टच में रहे और ये चीज़ हमने देखी भी है। और आप खुद भी बता रहे हैं कि पॉजिटिविटी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, और साथ ही कन्विक्शन अगर है तो कोई बड़ी बात नहीं है। राकेश जी का जो प्रिंसिपल था, इसी प्रिंसिपल पे अगर आप भी चल सकते हैं तो आगे काफ़ी बढ़ सकते हैं। ये आप भी बता रहे हैं और ये हमने उनके प्रिंसिपल से भी समझा। अब मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान भी हैं, अमीशा वोरा। एक बार मैं उनसे भी जोड़ूंगा और उनसे भी ज़रा बातचीत करूँगा। अमीशा जी बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। आज सुबह सुबह जब ज़्यादातर लोगों ने अपना फ़ोन देखा एकदम से, तो एक दुखद खबर का आमना सामना हुआ कि राकेश झुनझुनवाला यानी कि आरजे और हम सबके बड़े भैया जिनको हम बोलते थे, वो सब नहीं रहे। आपका कोई एक्सपीरियंस जो आप साझा करना चाहें आज, वो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप भी उनसे लंबे समय से कनेक्टेड रही होंगी, बहुत बार चर्चा हुई होगी इन्वेस्टमेंट को लेकर, शेयर्स को लेकर।
कोई ऐसी सीख जो आपने उनसे सीखा और आपको लगा कि हाँ ये है राकेश झुनझुनवाला की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और ये हम सबको भी जाननी चाहिए, हम सब भी उसी कतार में है जानने की? जरूर, ये बात तो सही है कि ये नॉट ओनली मार्केट में एक बड़ा लॉस है, और वो जिस तरह से इतने सारे यंगस्टर्स को भी इंस्पायर कर रहे थे ओनली बिकॉज ऑफ उनके बहुत ही जबरदस्त कन्विक्शन अबाउट इंडिया एंड मार्केट से, तो ये सभी को बहुत बड़ा लॉस है और मेरे लिए एक पर्सनल लॉस भी है। हम सब भी उनको भैया कहते थे और वो मेरे भैया थे भी, तो ये पर्सनल लॉस भी है। ऐसे भी ये सुनकर बहुत सारी यादें ताजा हो गई और सभी बिताए हुए पल आँख के सामने से गुजर रहे हैं। पर मैं एक खास कहूँगी कि जब भी हम कोई एक्सपर्ट रोड शो करते थे, मतलब कि सपोज आरबीआई के एक्स गवर्नर है या तो इंडिया के डिफेंस के कोई वेरी सीनियर एक्स पर्सन है, या तो कोई ऐसे ही ग्लोबल इकोनॉमिस्ट है, जो भी रोड शो करते थे तो भैया जरूर उसमें मिलना चाहते थे। और वो फिर उन्हीं की ऑफिस में राधा किशन जी है कि निमेश भाई है कि सभी को बुला लेते थे उनसे मिलने को। चालू तो ऐसे होता था जैसे कि एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देने वाले हैं, बट जनरली ऐसा होता था कि वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वेदर रूरल इंडिया हो, एग्री हो, डिफेंस हो, जियोपॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन, हर एक में भैया का खुद का एक इंडिपेंडेंट व्यू था, रहता था, उतना वेल रेड थे। एंड डिस्कशन आगे बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा ही होता था कि एक्सपर्ट उसको पूछता था, अच्छा बताइए राकेश जी आपका क्या व्यू है। तो इतने वो वेल रेड थे एंड ओवर एंड अबाउट दैट उनका वो सभी चीजें जो इकोनॉमी एंड मार्केट्स पे इम्पैक्ट करती है उस पे भी उतना व्यू था। एंड इसीलिए वो मार्केट की ज्यादा करके सब चाल को बहुत अच्छी तरह से कैच कर सकते थे। जैसे अभी अभी लास्ट 2 महीने में भी उनकी तबीयत काफी अच्छी नहीं थी और मैं हॉस्पिटल में भी कभी कभी मिलने जाती थी, तो वो सिचुएशन में भी 15,000 मेरे ख्याल से 600 के करीब की निफ्टी थी और बोला कि क्या व्यू है हमेशा तेरा। तो मैंने बोला भैया आप ठीक नहीं हो, थोड़ा टाइम ही दे देगा मार्केट, आप ठीक हो जाए तब तक तो साइडवेज रहेगा। नहीं नहीं, मैंने आज पोजीशन लिया है, मैंने आज 1000 करोड़ का पोजीशन क्रिएट किया है, तो देख लेना यहाँ से वन वे होगा। एंड वो इतना फोकस्ड रहते थे, सुबह 5:30-6 बजे हो कि रात का 9 बजे हो, वेदर कोई न्यूज हो, इंफॉर्मेशन हो, वो इतने रिसेप्टिव थे लेने और अपना व्यू फॉर्म करने के लिए। और हम सबको पता है कि अभी भी उनका व्यू डॉट सही गया। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल के गए कि ये नेक्स्ट 10 साल तो देख लेना इंडिया का है। मैं तो लिख के जाने वाला हूँ कि मेरे पास कोई एक शेयर मेरा पोर्टफोलियो का बेच नहीं सकता 2030 तक। मतलब उनका इतना हाई कन्विक्शन है इंडिया पे, इंडिया इकोनॉमी पे, एंड ऑफ कोर्स एज अ रिजल्ट मार्केट एंड गुड स्टॉक्स पे, क्वालिटी स्टॉक्स पे और क्वालिटी फ्रेंचाइज पे। ऐसे तो काफी सारे इंस्टेंसेस है जब उनसे बात करने का, उनसे सलाह मशवरा करने का मौका मिला है और ये एक बहुत ही बड़ा गैप हो जाएगा सभी के लिए, क्योंकि भैया एक ही ऐसे इंसान थे जो कभी अपना व्यू, अपना कुछ छुपा के नहीं रखते थे, वो शेयर करने में मानते थे और उनको कोई और को कुछ फायदा हो तो कभी मन उनका छोटा नहीं था। तो उनका मन का बड़प्पन और दिमाग की शार्पनेस दोनों बहुत ही मिस करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमीषा जी। इसलिए आज सुबह से जो देश के प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया तो उन्होंने बाकायदा ये भी लिखा कि राकेश झुनझुनवाला तो दूरदर्शी थे। जो अभी आप बात कह रहे हैं कि भारत को लेकर वो काफ़ी बुलिश हैं, यही जब वो पहली बार प्रधानमंत्री से मिले थे हाल में तो तस्वीरें भी सामने निकल के आई थी, तब भी वो यही बात कह रहे थे कि वन एंड ओनली राकेश झुनझुनवाला जो कि भारत की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज़ को जानते हैं।
आज जिन लोगों ने भी, चाहे वो राजनीतिक जगत से हों, कॉर्पोरेट जगत से हों या फिर वो स्टॉक मार्केट से जुड़े हों, सब ने जब अपने साझा कर रहे थे अपने बयान, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, सभी लोगों का ये कहना था कि पैसा तो बहुत लोगों ने कमाया, लेकिन जो रसूख, जो एक पोजीशन होती है, जो एक आदर सम्मान होता है, जो एक मार्केट में एक स्थिति होती है, एक पोजीशन होती है, वो राकेश की जो थी वो शायद ही भी कोई कमा पाए। हमारे साथ राठी जी भी बने हुए हैं। राठी साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो डाउन टू अर्थ भी थे और ये बात हमने तस्वीरों में भी देखी है, क्योंकि वो बहुत सरल थे। वो जो एडवाइस कर रहे थे ना, वो एक आम आदमी को भी समझ में आता था, और वो जो 5,000 8,000 करोड़ फंड को मैनेज कर रहे उस फंड मैनेजर को भी समझ में आता था। तो इतनी सरलता से अपनी बात रखते थे, जैसे अमीषा जी भी बता रही हैं। एक चीज़ हमको और उनके जीवन चरित्र से मिलती है कि वो सही मानों में कर्मयोगी थे। थोड़ी देर पहले हम एक बाइट सिखा रहे थे उनकी पुरानी, जिसमें वो ये कह रहे थे मैं अपनी आखिरी सांस तक काम करूँगा, और हुआ भी। आज से 10 दिन पहले उन्होंने अकासा को लॉन्च किया, और आज वो हमारे साथ नहीं है, उनका शरीर हमारे साथ नहीं है। तो एक सही मानों में वो कर्मयोगी भी थे। सही है आपका कहना, वो पूरे कर्मयोगी थे कि सारा, अगर उनके आप जिंदगी को आप देखें तो उनका पूरा काम करने में, हर चीज को समय लगाने में, जैसे अमीषा भी अभी बता रही थी कि उनका सुबह से, चाहे सुबह 6 बजे हो, रात को 10 बजे हो, उनका एक कंसंट्रेशन जो था जबरदस्त था हर सब्जेक्ट के ऊपर। और जिस चीज में बात करते वो पूरी गहराई में जाके बात करते थे। तो और बड़ी बात जो बताई अमीषा ने बताई कि जितने लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया इस मार्केट में आने के लिए, तो इस मार्केट की जो ग्रोथ हुई है उसमें उनका योगदान जो है वो हमेशा हमेशा याद रहेगा। कि उनकी बातों से, उनकी जो मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, एक आगे के लिए ग्रोथ माइंडसेट था कि आगे बढ़ेगा, मार्केट अच्छा होगा, उसके सुनते कितने लाखों लोग तो इसमें जुड़े होंगे ये जानना मुश्किल है। परंतु मेरा ये मानना है कि इस मार्केट को आगे बढ़ाने में, इसके डेवलपमेंट में उनका जो योगदान रहा, एक खुद कर्मयोगी की तरह से और पूरे देश के स्टॉक मार्केट को बढ़ाने में उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा चिरस्मरणीय रहेगा। तो ये एक चीज़ और मेरे ध्यान से बड़ी इम्पोर्टेंट उनकी ज़िंदगी की अपने देन रही है सबके लिए। ये बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और यही आज हम जब ज़्यादातर लोगों से बात पूछ रहे हैं तो वो भी अपने एक्सपीरियंस को यही साझा करते हुए देख रहे हैं कि काफ़ी जिंदा दिल इंसान थे। कुछ वीडियोस तो ऐसे भी उनके दिख रहे हैं जिस पे वो भले ही खड़े हो पाने की स्थिति में भी नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने जज्बे और अपने जुनून को वो अपने शरीर से जितना हो सकता था उतना दिखा ही रहे थे। कि वो देखिए, भले लाचारी है, हेल्थ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी जिंदा दिल इंसान थे। खैर, इस बीच मेरे संवाददाता अंकुर भी है मेरे साथ, आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। अंकुर वहाँ से जुड़े हैं जहाँ से अब उनके पार्थिव शरीर को लेके जाया जाएगा बाणगंगा शमशान भूमि में। तो अंकुर, आप मेरे को ज़रा ये बताइए कि इस समय की यथास्थिति क्या है, कितने रिश्तेदार पहुँच गए हैं, क्या 10 बजे का समय मुकर्रर किया गया अंतिम संस्कार के लिए, और कौन कौन उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुँचा है, ज़रा पूरा ब्यौरा दीजिए। जी हाँ, यहाँ पे अपडेट यही है कि जो प्रोसेशन यहाँ पर 7 बजे के आसपास पहुँचने वाला था बाणगंगा में, अब वो थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि एक रिश्तेदार हैं राकेश झुंझुनवाला के जो दुबई में रहते हैं, और वो पहुँचने में उनको देरी हुई है। और ये देरी इसलिए हुई है क्योंकि वहाँ पर सैंड स्टॉर्म आया, इसलिए फ़्लाइट डिले हो गई। तो इस वजह से अब जो अंतिम संस्कार है वो 10 बजे के आसपास होगा। इनफैक्ट हमें बताया जा रहा है उसका जो अभी का टाइम दिया गया है वो 10:30 बजे है। जिन लोगों की बात करें, हम कॉर्पोरेट हॉन्कोस की ऑफकोर्स बात करते हैं, हम बड़े बड़े नामों की बात करते हैं, लेकिन एक मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि यहाँ पर कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स दिखे। जी हाँ, रिटेल इन्वेस्टर्स जो हमारे चैनल के माध्यम से कई बार राकेश झुंझुनवाला के व्यूज़ सुनते थे, वो भले ही उनको अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स जो सिर्फ बैग लटकाए इसलिए देख रहे थे घर की तरफ कि उनको अंतिम दर्शन मिल जाए। तो इस तरीके का जो राकेश झुंझुनवाला का जो नाम था वो
ना सिर्फ बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के उद्योगपतियों के साथ था, बल्कि रिटेल इन्वेस्टर्स उनको पसंद करते थे क्योंकि वो बेबाक बोलते थे, उनके काम की बात बोलते थे। यहाँ पर बड़े नामों की अगर बात करें तो यहाँ पर उदय कोटक विजिट करे हैं, यहाँ पर जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, उन्होंने भी विजिट किया है। जो पूर्व बैंकर हैं MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा PS जयकुमार, उन्होंने विजिट किया है। और काफ़ी म्यूचुअल फंड जगत के, बैंकिंग जगत के, यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी भी वहाँ पर जो लास्ट राइट्स से पहले उनको नमन करके गई हैं। ठीक है, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं उनके रेसिडेंस की तस्वीरें, और जैसे अंकुर मेरे संवाददाता बता भी रहे हैं कि आगे की यात्रा कैसी होगी। और वो भले ही राजनीतिक शख्सियत नहीं थे, लेकिन राजनीतिक शख्सियत के तौर पर वो कम भी नहीं थे। देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आजकल एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बाकायदा ट्वीट किया। और इसके अलावा उन्होंने अपनी संवेदना दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनको आज याद किया, और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने आज ट्वीट के ज़रिए राकेश झुनझुनवाला को याद किया। ये उनकी शख्सियत का एक हिस्सा है कि भले ही वो किसी तरह से राजनीति से कनेक्टेड ना रहे हों, लेकिन राजनीतिक गलियारों में भी उनकी पैठ ज़ोरदार थी, जिन्होंने अपनी मेहनत अपने रसूख से बनाई है। अमीषा, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी है, जैसे अभी आप बता भी रहे थे कि कुछ दिन पहले आप उनसे मिली भी जब 15,800 वाली निफ्टी थी। आज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं करीब करीब 18,000 हो गई है। आपने ये एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि अगले 10 साल तक मेरे शेयर ना बेचेगा, देखिए वो कितने ज़ोर से चलते हुए दिखेंगे। आप कुछ और ऐसी चीज़ें बताइए जो आपके साथ जब बातचीत हुई तो आपके दिल को वो बात छू गई और आपको लगा कि हाँ भैया की ये बात तो सबसे अलग होती है। यही भैया की बात जो है हम सबको भी सीखनी चाहिए, हम सबको अपने व्यक्तित्व में भी लेके आनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसी शख्सियत होती है ना, उनसे सीखने को बहुत कुछ है। थोड़ा भी सीख जाएंगे तो तर जाएंगे। भैया की एक बात जो मुझे लगता है उनको बहुत ही यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही काम आई होगी, वो है उनका खुद का डेवलप किया हुआ कन्विक्शन। क्योंकि 2014 की इलेक्शन के पहले अगर किसी को याद हो तो इंडिया का माहौल था पूरा पॉलिसी पैरालिसिस जैसे हम कह रहे थे। एंड वो 2008-9 के पूरे लेमन ब्रदर क्राइसिस के बाद एकदम साइडवेज ग्रोथ हो रहा था एंड मार्केट्स भी कहीं नहीं जा रहे थे। वो 2012-13 की सबसे बड़ी मंदी चल रही थी और तभी चांसेस थे कि मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए पोजीशन करके बीजेपी पोजीशन करेगा। और तभी मुझे याद है कि लगातार ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के लिए स्टेट वाइज भैया के पास स्टेट वाइज कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कौन कहाँ खड़ा रहेगा, वो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या वोट परसेंटेज किसको जा सकते हैं और इसलिए कितनी सीट से बीजेपी जीत सकती है, वो पूरा डिटेल एनालिसिस था। और उसके बेसिस पे इतनी घोर मंदी में जब इकोनॉमी भी काफी ठीक नहीं कर रही थी, तब उनका व्यू था कि यहाँ से वन साइडेड मार्केट चलेगा। और मतलब कि उनका व्यू खाली इंटरेस्ट रेट या कंपनी के प्रॉफिट्स पे नहीं रहता है, उनका व्यू रहता है कि हाउ पीपल्स मूड विल आल्सो स्विंग इन एंड हाउ इलेक्शन रिजल्ट्स कैन आल्सो कम। और उसमें भी उतना ही डिटेल एनालिसिस ही करते हैं जो नॉर्मली करना डिफिकल्ट होता है। एंड फिर वही रिलेटेड हर एक एक्सपर्ट को मिलते रहते हैं टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन और सी इफ एंड एवरी टाइम वो मिलते थे तभी तो वो माहौल नहीं था कि इतनी जबरदस्त सीट से बीजेपी आएगी। और भैया तो अपना व्यू बोलते ही थे, तो सामने वाला बोलता था कुछ भी नेगेटिव तो खुद 2 सीट बढ़ा ही देते थे कि चल अच्छा तुझे लगता नहीं आएगा, ठीक मैं बोलता हूँ 2 सीट ज्यादा ही आएगा। तो डबल कन्विक्शन से वो खड़े रहते थे अपने व्यू पे। एंड ये कोई ओरली सट्टे में किया हुआ व्यू नहीं होता था, एब्सोल्युटली डिटेल्ड वर्किंग रहता था उसके पीछे। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ इट इज स्टिल अ व्यू। तो वो हमेशा कहते थे आई रिजर्व माई राइट टू बी रॉन्ग, बट जनरली ऐसा मौका कम होता था। तो एक तो चीज डेफिनेटली है कि ब्रॉडर चीजों पे भी जबरदस्त व्यू एंड डिटेल काम करते थे। और दूसरी ऐसी एक बात याद आ रही है कि इतने बड़े इतने कैपेबल इंसान होने के बावजूद जब अपने घर पे पार्टी रखते थे और बुलाते थे
तब उनका ध्यान सब पे रहता था कि किसने खाया कि नहीं, या तो किसी ने डांस किया कि नहीं, या तो किसी को कुछ अच्छा लगे ऐसा क्या। तो जितना शार्प दिमाग था उतना ही बड़ा उनका दिल भी था, और वो तो हमेशा कंपटीशन रहेगी जज करने की कि दिल बड़ा था या दिमाग ज्यादा शार्प था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। बिल्कुल, ये खैर एक अच्छे इंसान की एक पहचान भी होती है कि वो दूसरों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, भले ही अपनी सेहत का वो किसी तरह से उससे जूझ क्यों ना रहे हो। अमीषा, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया हमको, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, अच्छा लगा हमको भी सुन के। और राठी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की और अपना एक्सपीरियंस आज आपने हमारे साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो तस्वीरें हम आपको फिर से दिखा देते हैं और तस्वीरों के साथ साथ आपको फिर से बता देते हैं, अंतिम यात्रा का जो समय रखा गया है वो 10 बजे, यानी कि अंतिम संस्कार 10 बजे होगा। उनके एक रिलेटिव जो दुबई से आने हैं, थोड़ा किसी वजह से लेट हो गए, पहले 7 बजे का समय था, लेकिन अब वो समय 10 बजे का कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं गणमान्य व्यक्ति हैं, आप TCS के चेयरपर्सन को देख पा रहे हैं, मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी थे, आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। इसके अलावा मिस्टर चटवाल भी वहाँ पहुँचे हैं उनके दर्शन के लिए। अभी हम इन्हीं तस्वीरों में देख पा रहे थे कि वल्लभ भंसाली भी वहीं थे, और विजय केडिया और रामेश धवानी, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो बाज़ार से, कॉर्पोरेट जगत से जुड़े हैं। अभी ये भी बताया गया कि स्मृति ईरानी भी वहाँ पे पहुँची थी और देश के प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा ट्वीट के ज़रिए उनमें अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं, और वित्त मंत्री ने भी अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। साथ ही होम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। तो सभी गणमान्य व्यक्तियों की तरफ से यहाँ पे अपनी संवेदनाएं उन्होंने जाहिर की हैं, और 18 ऑक्स देश की तरफ से भी हम उनको सलाम करते हैं। अलविदा, राकेश झुनझुनवाला।